हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। और बहुत दिनों से मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, आज फाइनली बना रहा हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ये वीडियो तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज्यादा इसको शेयर कर सको जरूर करना, क्योंकि आगे चल के जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने वाले हैं, ये वीडियो उनकी हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि उनको क्या क्या नहीं करना है वो समझ जाएंगे। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जितना मैं ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है। तो इस बार जितने भी बच्चों ने आईपी मेट 2025 इंदौर का, रोहतक का, जेपमेट या आईएम कोझिकोड का एग्जाम दिया था, उनके लिए खास तौर से इसलिए जरूरी है क्योंकि आप में से कई बच्चे नेक्स्ट ईयर आईपी मेट दोगे, या आगे चल के आप कैट जैसे एग्जाम लिखोगे, है ना, या हो सकता है कोई यूपीएससी जैसा एग्जाम भी दो। ठीक है। तो आपको चीजें मालूम होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिन्होंने तैयारी ही नहीं की थी। ठीक है। अब तैयारी नहीं करोगे और सिलेक्शन नहीं होगा तो वो तो नहीं होगा ना। तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि यार हमने तैयारी तो खूब की थी फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ध्यान से सुनना। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि उन्होंने तैयारी तो खूब की थी फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आज मैं ऐसे कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसके कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। वापस से मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने प्रिपरेशन ही नहीं की थी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने प्रिपरेशन की थी लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। अब उसमें गलतियां क्या हो गई इस पे बात करेंगे। इस पे बात क्यों करेंगे? क्योंकि आप हो सकता है नेक्स्ट ईयर आईपी मेट दो, या हो सकता है आगे चल के आप कैट जैसे एग्जाम दो, तो आप फिर से वो गलतियां ना करो। और इवन जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया था, है ना कहीं मुझसे टच में रहे लास्ट ईयर और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और अगर वो ये वीडियो देख रहे हो तो वो भी रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, बात तो सही है। ठीक है। तो पॉइंट वाइज में एक एक पॉइंट आपको बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं इसमें पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा उसी सीक्वेंस में बता रहा हूँ, है ना। तो सबसे हाई फ्रिक्वेंसी वाला पॉइंट यही है, क्योंकि ये पॉइंट उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी तो की थी, है ना, लेकिन फिर भी उनका नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण ये है कि आपके दिमाग में बहुत सारे लोग ऐसा डाल देते हैं कि कट ऑफ निकाल लो, सिलेक्शन हो जाएगा। बस यहीं से गड़बड़ चालू हो जाती है। पॉइंट समझना। अब जैसे आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, है ना, उसमें क्या होता है, और इवन आप भी पूछते हो, इसमें देखना, रिलेट करके देखना। पहले पॉइंट में क्या, जैसे इंदौर को अपन फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है। इंदौर की बात करें, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर में मान लो, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, आप लोग बोलते हो कि यार 24 मार्क्स ले आओ, कट ऑफ निकल जाएगा, है ना। क्वांट एमसीक्यू में, है ना, जैसे क्यूए की बात करें, क्वांट एमसीक्यू में भी 24 या 28 जो भी आया था, 28 अभी अपन फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। और वर्बल एबिलिटी में मान लेते हैं, हम बोल देते हैं 100 मार्क्स। एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, है ना, एग्जैक्ट ये नहीं। तो आप साल भर यही सीखते हो क्या, कि शॉर्ट आंसर में सिर्फ 6 क्वेश्चन सही कर देने हैं, एमसीक्यू में 7-8 क्वेश्चन सही कर देने हैं, वर्बल एबिलिटी में 25 अप्रोक्स क्वेश्चन सही कर देंगे तो हमारा कॉल आ जाएगा। देखो, गड़बड़ तो यहीं से चालू हो गई ना। और आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखते हो, आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो ज्वाइन करते हो, उसमें आपको पहली क्लास में, डेमो क्लास में ये बोल दिया जाता है कि इतना इतना कर लो, कट ऑफ निकल जाएगा। अब अगर आपने यहां से बातें मान ली तो गड़बड़ तो यहीं से चालू हो गई ना। मेरे जितने भी वीडियो कोर्स के एस्पिरेंट है वो इस बात पे हमेशा ध्यान देंगे। मैंने हमेशा कहा है कि कट ऑफ के बारे में सोचो ही मत, हमेशा रैंक लाने की सोचो। कट ऑफ का मतलब पता है क्या, बेसिकली समझो, मान लो कि आई एम इंदौर 1000 बच्चों को बुलाता है इंटरव्यू के लिए, है ना। मतलब अगर आपके मिनिमम 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 आए ना, तो आपकी 1000 रैंक है, और सीट तो मोटा मोटा बात करें तो 150 है। अब आपकी रैंक ही 1000 आ रही, तो बस इंटरव्यू कॉल आएगा, आप खुश होगा, फाइनल सिलेक्शन तो नहीं होना ना। ये पहला रीजन है ना। या फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर दो, या जीवन में बहुत कुछ किया हो तो बात अलग है। लेकिन बेसिकली समझो, अगर आपके इतने इतने नंबर है कट ऑफ वाले, तो आपका सिर्फ कट ऑफ निकला और 1000 रैंक आई, है ना। आपने टॉप कहाँ किया, या अच्छी रैंक कहाँ लाए? तो पहले दिन से ही अगर आपके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि कट ऑफ इतना इतना कर लो हो जाएगा, तो गड़बड़ यहीं से चालू हो गई। जब भी आपकी पहली क्लास होनी चाहिए, या जब भी आप पढ़ाई करो या किसी से गाइडेंस लेते हो,
शुरुआत में ये बोलना चाहिए कि यार शॉर्ट आंसर में है ना 15 के 15 अटेम्प्ट करने चाहिए, 10 प्लस तो करना ही चाहिए। मतलब शॉर्ट आंसर में भी हमारा मिनिमम टारगेट 40 होना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू में तो हम लोग 80 टू 100 कम से कम सोचे, ये मिनिमम होना चाहिए कि मिनिमम यार 100 मार्क्स तो लाने ही है, ठीक है। वर्बल में भी आपका जो होना चाहिए, वर्बल में भी 35 क्वेश्चंस का करीब होना चाहिए, है ना। मैंने 140 मार्क्स, तब जाके एक अच्छी रैंक आएगी, ठीक है। ये मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ, मतलब ये मेरा मिनिमम है, समझो। अलग अलग लोगों का अलग अलग मिनिमम होता है। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी ना, सितारे जमीन पे, उसमें होता है ना सबका अलग अलग नॉर्मल होता है, ठीक है। तो आपका नॉर्मल है ना, ये नहीं होना चाहिए। आपका नॉर्मल इस टाइप का होना चाहिए कि मिनिमम इतने नंबर तो शॉर्ट आंसर में लाने ही है, मिनिमम 80 टू 100 मार्क एमसीक्यू में लाने, मिनिमम 140 वर्बल में लाने, तब जाके आपका कट ऑफ क्या बहुत अच्छी रैंक आएगी। ये था पहला पॉइंट। पॉइंट समझ में आया? तो अगली बार से आप जब भी तैयारी करो किसी भी एग्जाम की, कट ऑफ के बारे में मत सोचो। पहला पॉइंट याद रखो, पहला पॉइंट क्या है? कट ऑफ के बारे में मत सोचो, हमेशा अच्छी रैंक लाने के बारे में सोचो, ठीक है। तो आपको कभी भी कुछ भी सिखाया गया होगा तो उसमें ध्यान रखना कट ऑफ के बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप में से जैसे कई बच्चों से जब बात होती है ना, बोलते हैं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। अब खुद सोचो, आप एक आईएम इंदौर या उससे बड़े कॉलेज में जाने वाले हो, ठीक है। आप क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करके वहां पे पहुंच जाओगे? ये सब तरीके होते हैं आखिरी के 15-20 दिन, 1 महीने के लिए। फिर इंपॉर्टेंट का मतलब ही वही होता है कि सिर्फ कट ऑफ निकाल लो, ठीक है। लेकिन वो निकाल भी लोगे तो अभी जैसा मैंने कहा 1000 अप्रॉक्स रैंक आएगी, कोई मतलब नहीं। तो आप में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात ही मत किया करो, आपको सारे टॉपिक करने। देखो यार, आपको आगे चल के आईएम इंदौर, आईएम अहमदाबाद ऐसे कॉलेजेस से पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक अच्छी जॉब लगेगी, जितनी अच्छी जॉब उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो फिर आपको बहुत सारी चीजें हैंडल करनी है ना। तो कहाँ अभी छोटी चीजों में उलझे हुए हो? पॉइंट समझना, थोड़ी सी गहरी बात है। तो सारे टॉपिक करो शुरुआत में। शुरुआत में ऐसा कुछ सोचो ही मत कि यार ये टॉपिक छोड़ देते हैं, वो टॉपिक छोड़ देते हैं। इवन कई इंस्टीट्यूट में क्या होता है, जैसे आपको जैसे वही जैसे मैंने ऑनलाइन भी देखा था कि हायर मैथ्स के कई टॉपिक नहीं पढ़ाई जाती, लाइक मैट्रिक्स नहीं पढ़ाई जाती, है ना। तो उसमें बोल देंगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है मत करो। लेकिन ये थोड़ी होता है, मान लो 2 क्वेश्चन भी मैट्रिक्स से आए तो 8 नंबर के हुए ना। और इनकेस अगर वो इजी हुए, इनकेस अगर वो इजी हुए, तो आपके 8 नंबर जबरन चले गए। तो टॉपिक सारे करो। फिर धीरे धीरे जब अपनी बात होते रहेगी, जब आप लोग उससे टच में रहोगे, तब फिर मैं बताऊंगा कि अगर कोई टॉपिक सही में आपको बहुत टफ लग रहा है, तो भी मैं उसको ध्यान रखना पूरा नहीं छुड़वाता। मैं बोलता हूँ अच्छा इसमें इतना इतना कर लो, टॉपिक कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई टॉपिक आपने नंबर सिस्टम का छोड़ दिया, अब उसमें वो ये पूछ ले इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, है ना। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया उसने, कमेंट में आंसर बताना इसका, ठीक है। लेकिन हम तो टॉपिक ही छोड़ के चले गए, तो हम ये फ्री के 4 नंबर छोड़ देंगे। इसलिए कोई भी टॉपिक कंप्लीटली नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा भी देखो कई बच्चे करते हैं, ठीक है। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पॉइंट के बाद, है ना, थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट का मतलब ये है, समझो, आजकल ये जो सोशल मीडिया और जितनी चीजें अवेलेबल हो गई हैं, इसके प्लस पॉइंट भी हैं तो माइनस पॉइंट भी हैं। अब इसमें क्या होता है, प्लस पॉइंट ये है कि आपको मैं मिल गया, है ना। माइनस पॉइंट ये है कि मेरे अलावा कोई और मिल गया। पॉइंट समझे? दिक्कत ये है कि फिर आप क्या होता है, जैसे हम लोग थे जब छोटे, हमारे में तो इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो एक जो भी टीचर मिला वही सब कुछ है ना। अब कई बार किस्मत खराब अगर रही, अच्छा नहीं मिला तो दिक्कत भी हो जाती थी। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है चुनने का, लेकिन चुनने के बाद सिर्फ एक चुनो, ये पॉइंट समझना। अब क्या होता है, मैंने कई बच्चों को ऑब्जर्व किया, जैसे मेरे पास मेल भी आते हैं, मुझसे पूछा, फिर सेम चीज किसी दूसरे से पूछी, फिर सेम चीज किसी तीसरे से पूछी, फिर बोलते हैं कि ये तो वो बोल रहा है, वो तो ये बोल रहा है,
यहाँ पे पूरी खिचड़ी पक जाती है। अब देखो अपने हिसाब से सब लोग अपना-अपना बेस्ट ही आपको बताएँगे, है ना? मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट बताऊँगा, कोई दूसरा उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट बताएगा, तीसरा उसके हिसाब से बेस्ट। लेकिन आपने अगर 3 लोगों को सुन लिया, तो आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। और ऐसा मैं कई बार बोलता हूँ, इवन अपने यूट्यूब पे भी, या कोई लोग मुझे पर्सनली जो जानते हैं, उनसे बोलता हूँ कि यार किसी एक को फॉलो करो। मैं हमेशा ये नहीं बोलता मुझे ही फॉलो करो, लेकिन मेरा हमेशा बोलना होता है किसी एक को फॉलो करो, है ना? फिर उसी के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाओ कि भाई अब तू ही हमारी नैया पार लगवाएगा टाइप, ठीक है? तो एक किसी को सिलेक्ट करो, तो बस ये सोच के करो कि क्या सही में इसने वो एग्ज़ाम निकाला हुआ है क्या? सही में ये उस एग्ज़ाम को निकलवाने लायक है? बस ये चेक करो, यूट्यूब पे जैसे हमारी बात करें, मोर देन 1000 वीडियोज़ हैं, चेक करो। लग रहा हो कि मेरे थ्रू आपका फ़ायदा होगा तो मुझे जॉइन करो, लग रहा हो कि नहीं मेरे थ्रू आपका फ़ायदा नहीं होने वाला, मुझे जॉइन मत करो। पॉइंट समझे? लेकिन अगर करो तो फिर मुझे ही करो। पॉइंट समझ में आया? कम से कम मेंटरशिप तो फिर मेरी ही होनी चाहिए, या किसी और को करो तो फिर उसी की मेंटरशिप होनी चाहिए। कंडीशन क्या, बस उसने वो एग्ज़ाम निकालने होने चाहिए। पॉइंट समझे? अब इसमें क्या होता है, आप खुद ही अपना टाइम खराब करते हो। मुझसे भी ज्ञान ले लिया, उससे भी ले लिया, उससे भी ले लिया, खिचड़ी आपकी पड़ी हो, फिर फाइनली फॉलो आपको किसी को नहीं करना। जो भी बच्चा मैंने देखा 3-4 लोगों का लेता है ज्ञान, फाइनली उसका सिलेक्शन तो मैंने आज तक होते हुए देखा नहीं, है ना? प्लस अगर आप किसी बैच में हो, आपकी क्लास में कोई ज़्यादा आंसर दे रहा है या ज़्यादा बोल रहा है, आप उसको ही फॉलो कर लिए। अब कई बार कई जगह क्या होता है, आप ऐसे लोगों को भी फॉलो करने लग जाते हो, जिन्होंने खुद ही जीवन में कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला। अब मान लो आप किसी डॉक्टर के पास गए आँखों के, है ना? आपकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कोई टीथ के डॉक्टर के पास थोड़ी चले जाओगे, आँखों वाले के ही पास जाओगे ना, पॉइंट समझे? पढ़ाई में फिर ऐसा क्यों नहीं करते? अब मान लो कोई कैट देना है या आईपीएम देना है, तो उसकी एक्सपर्ट फैकल्टी के पास जाओ ना, किसी बैंक वाले से पढ़ के आपको क्या ही फ़ायदा होगा? या उल्टा बात करें, अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो किसी कैट वाले से पढ़ के आपका क्या ही फ़ायदा होगा, है ना? या दूसरा देखो, अब आप किसी ऐसे बच्चे से गाइडेंस ले रहे हो या ऐसे मेंटर से गाइडेंस ले रहे हो, जिसने खुद कभी कैट नहीं निकाला, तो वो उसी के लेवल के हिसाब से ही तो आपको ज्ञान देगा। फिर आपको ऐसे में सुनने को आता है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, वो टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, है ना? ऐसे में आप शुरुआत में ही छोड़ दो वाली फिलॉसफी पे आ जाते हो। पॉइंट समझे? तो थर्ड पॉइंट का कंक्लूजन है कि किसी एक को फॉलो करो। शुरुआत में हाँ, 10 जगह आप देख लो, सबके वीडियोज़ लाइक मेरा भी, फिर एक को ही सिलेक्ट करो, उसी को फॉलो कर लो। पॉइंट समझ में आया? प्लस बहुत सारे सोशल ग्रुप जॉइन करने का सेंस नहीं है, है ना? उसमें क्या होता है, आपकी कंस्ट्रक्टिव पढ़ाई नहीं हो पाती। मान लो आप अभी टॉपिक कर रहे हो नंबर सिस्टम, कोई ग्रुप जॉइन किया है, उसमें टॉपिक आ गया ज्योमेट्री, तो आप वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन करने बैठ जाओगे। वो नंबर सिस्टम का आप टॉपिक ही नहीं कर रहे हो। फिर आप मेरे पास भी मान लो डाउट लेके आ गए ज्योमेट्री का, फिर मैं बोलता हूँ यार तुम तो नंबर सिस्टम कर रहे थे। बोलते हाँ सर लेकिन ये आ गया तो फिर मैं बोलता हूँ भाई पहले इसकी थ्योरी तो कर ले, है ना? अब आपने इसकी थ्योरी की नहीं, बस डाउट लेके आ गए। अब ऐसी पढ़ाई का बताओ क्या ही मतलब? पहले ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, बेसिक तैयार कर लो, फिर हाई लेवल के क्वेश्चन पे जाओ। अब किसी भी ग्रुप में कोई बच्चा 2+2 टाइप के क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, हाई-फाई पूछता है। तो पहले कम से कम वो टॉपिक का आपको नॉलेज तो हो, है ना? प्लस सोशल मीडिया से दूरी का इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप नंबर सिस्टम कर रहे हो और अब ज्योमेट्री उस बीच में सॉल्व करने आ गए, तो फिर वो कोई सेंस नहीं है। मॉक टेस्ट में करो ना जितने रैंडम टॉपिक्स के क्वेश्चन करने, पॉइंट समझे? ठीक है। अगला पॉइंट जो एक और इम्पोर्टेंट है, आप में से कई लोग पढ़ाई तो खूब करते हो, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देते, या एक आधी मॉक टेस्ट देते हो, आपको लगता है कि यार नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो फिर वो मॉक टेस्ट देना बंद कर देते हो। ऐसा थोड़ी होता है। मॉक टेस्ट दो ना, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सको उतने देना चाहिए। इवन इकलौता ऐसा होऊंगा पूरे वाईटी पे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2-3 इंस्टीट्यूट के मॉक होने चाहिए। बाकी कोई इंस्टीट्यूट बोलते नहीं सिर्फ हमारे ही होने चाहिए। मेरा हमेशा मानना है 2 टू 3 इंस्टीट्यूट के मॉक होने चाहिए, ताकि आपके पास वैरायटी ऑफ मॉक्स आप सॉल्व करो। लेकिन हाँ, ये तभी होने चाहिए जब आपका एक बार सिलेबस हो जाए, तभी तो रैंक अच्छी आएगी। मॉक हमेशा 2 से 3 इंस्टीट्यूट के लो, है ना? क्योंकि उसमें ज़्यादा बच्चों के बीच में आपकी कॉम्पिटिशन होगी। फिर उसका प्रॉपर एनालिसिस करो। आप लोग क्या करते हो,
प्रॉपर एनालिसिस ही नहीं करते, फिर कोई सीन नहीं है। फिर तो 1 इंस्टीट्यूट, 2, 3, 10 इंस्टीट्यूट के भी मॉक ले लो, लेकिन अगर प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो कोई सीन नहीं बनता फिर। पॉइंट समझ में आया? ये भी देखो कई बच्चों ने इसमें भी गलती की होगी, ठीक है? एनालिसिस प्रॉपर नहीं किया होगा, ठीक है? और आखिरी पॉइंट एक जो मैंने नोट किया था, ठीक है? प्रिपरेशन में डिले मत करो। अगर अब आपको जैसे समझ में आ गया है कि आईपीएम ही देना है, तो जिस दिन सोचा उसी दिन से तैयारी चालू कर दो। मैक्सिमम क्या होता है मैंने देखा है, अधिकतर आईपीएम के केस में, बाकी कैट वेट में तो लोग पहले से ही चालू कर देते। आईपीएम के केस में नॉर्मली बच्चा जब 12th के एग्जाम खत्म हो जाते हैं, उसके बाद वो बीच के जो 1 मंथ रहता है, बहुत सारे बच्चे इस 1 महीने में तैयारी चालू करते हैं, ठीक है? या जो पहले से भी कर देते हैं, वो 12th के एग्जाम टाइम पे बीच में काफ़ी समय वो ब्रेक लगा देते हैं पढ़ाई में। तो ब्रेक मत लगाओ। अब इसका तरीका अगर आपको ब्रेक लगाना ही है, तो फिर तैयारी बहुत पहले से चालू कर दो। पॉइंट समझ में आया? या 11th से ही आप प्रिपरेशन चालू कर दो और कोशिश करो कि 11th की 11th में ही कोर्स खत्म कर दो, ताकि 12th में फिर आपके पास ज़्यादा लोड ना आए। या अगर 12th में तैयारी चालू कर रहे हो, तो फिर आपको टाइम ऐसा मैनेज करना है कि अक्टूबर एंड तक तो कोर्स कर ही लो, क्योंकि नॉर्मली नवंबर-दिसंबर से बच्चा फिर 12th के बोर्ड पे ज़्यादा ध्यान देने लगता है। ठीक है? तो तैयारी बहुत पहले से चालू कर दो, ताकि आखिरी समय पे आपको दिक्कत ना जाए। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी सी कुछ बातें थी, जिसका आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हमेशा अच्छी रैंक की सोचना, कट ऑफ निकालने पे ज़्यादा ध्यान मत देना। हमेशा अच्छी रैंक की सोचोगे तो कट ऑफ तो देखो अपने आप निकलेगा। ठीक है? उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है बच्चों? ऑल द बेस्ट।